हेलो हेलो।
चुके हैं। एक बैठक हम लोगों ने यहीं पे की थी, यही मंदिर परिसर के पास। प्रयास हम लोगों का ये था कि जितने भी लोगों पर जन स्वराज की बात पहुंच रही है, जितने भी लोग जन स्वराज की बात से सहमत हैं, उन लोगों को एक साथ लाकर एक सांगठनिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए। उसकी एक शुरुआत हम लोगों ने यही मंदिर परिसर से में हुई बैठक से की थी। आज हमारे लोगों की बैठक का संदर्भ भी लगभग वही है। प्रयास ये है कि और भी जितने लोगों से हम लोगों का उसके बाद संपर्क हुआ है, उनके साथ बैठकर भी ये संवाद हम लोग करें कि जितने भी लोग साथ आना चाहते हैं, जितने भी लोगों को इस तरह की रुचि या अभिरुचि है कि आगे इस व्यवस्था के साथ चला जा सकता है, तो उसको चलने की एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लोगों की अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और वो करने के लिए हम लोगों को एक संगठन की संरचना बनानी पड़ेगी। बाकी जैसे सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं चलती हैं उसी तरह से, तो आज हमारे लोगों को बैठक का उद्देश्य यही है, आप लोग के साथ बातचीत राय मशवरा कि कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। आप में से कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो इस व्यवस्था में इस स्वरूप में आना चाहते हैं, और इसको बनाने में आप लोग का जो अब तक का सामाजिक राजनीतिक अनुभव है उससे कैसे लाभ लिया जा सकता है, उसके हिसाब से क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से इन चीजों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, इन्हीं विषयों पर हम लोग की बातचीत होगी। पहले हम लोग इसके बारे में प्रशांत जी की जो अपनी सोच है, उनका अपना विचार है या एक संकल्पना जो हम लोगों ने सोची है कि व्यवस्था को इस तरह से हमें बनाना चाहिए, पहले प्रशांत जी से सुनेंगे। उसके बाद फिर आप लोग का सुझाव और मौका लगा हम लोग का, तो एक आप लोग का आखिरी में परिचय। धन्यवाद। नमस्कार। आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पर कोई न कोई मेरे टीम का साथी अभी मिला होगा पिछले कुछ दिनों में। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ऐसा है का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर आपको ऐसा ही लगता है कि पहले पार्टी बन जाए और फिर पार्टी में लोग जुड़ते हैं। ये हम लोग उल्टा कर रहे हैं, पहले लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सुनने का सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक राजनीतिक जो अनुभव है, जो समाज की स्थिति है और उसके साथ साथ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए किन लोगों को साथ में जोड़कर आगे चला जा सकता है या चला जाना चाहिए, उस दिशा में ये पूरा प्रयास है। मैं रोज अपने भाषणों में कहता भी हूँ, बातचीत संवाद में कहता हूँ कि पदयात्रा का एक जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो 1200-1500 परिवार बिहार के राजनीतिक का जो इकोसिस्टम है, 1200 से 1500 परिवार ही बिहार में एमएलए एमपी बनते हैं, चाहे जिस दल से होते। पिछले 30 साल में जितने लोग एमएलए बने हैं, जितने लोग एमपी बने हैं, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा आपको पता चलेगा कि वही 1250 से 1500 परिवार के लोग हैं। दल चाहे कोई भी रहे, पहले जो लालू जी के साथ था वही घूम के आता है, नीतीश जी के साथ है, पहले कांग्रेस करता था, भाजपा करता है, मिला जुला के वही लोग जिनके बाबूजी पहले विधायक थे, जिनके पिताजी मंत्री हैं, इस तरह के लोग ही ज़्यादातर राजनीति में हावी हैं। जो लोग उसके अलावा राजनीति में हैं, दो तरह के लोग हैं। एक जो किसी न किसी दल के संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं। 10 साल, 15 साल, 20 साल उन्होंने मेहनत करी होगी, प्रयास किया होगा, समाज में शायद उनकी ताकत प्रतिष्ठा भी होगी, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अवसर दल में नहीं है। दूसरा, कुछ लोग जो कि अपने स्तर पे, निर्दलीय स्तर पे इंडिपेंडेंट हैं, या तो पंचायती राज व्यवस्था के संरचना में जुड़कर चुनाव लड़ रहे हैं, समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने उसमें से हिम्मत करके विधायकी वगैरह का भी चुनाव लड़ा है। और ये जो पूरी परिकल्पना है कि नहीं, निचले स्तर से हर ब्लॉक से कम हर प्रखंड से 100 ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनमें सामाजिक राजनीतिक जिनकी प्रतिष्ठा है, काम करने की इच्छा है, काबिलियत है, जज्बा है, और ऐसे लोगों को एक साथ बैठाया जाए ताकि अगर कोई दल बनाया जाना है तो ये लोग ही मिलकर दल बनाए। किसी एक व्यक्ति का, एक परिवार का, एक जाति का, एक समाज का दल न बने, इन सारे लोगों का दल हो। अगर एक प्रशांत किशोर आकर दल बना भी लेंगे तो उससे तो कुछ बनना नहीं है, लेकिन अगर आप समझिए पूरे पदयात्रा के दौरान
करीब 60,000, 70,000, 1,00,000, मुझे नंबर पता नहीं है क्योंकि रोज नंबर ऐड होता जा रहा है। जैसे पहले सोच थी कि ब्लॉक के स्तर पर 40, 20, 25 लोग हों। जब ये लोग मिले होंगे आपसे तो आपसे बात करी होगी। अभी जितने भी प्रखंड में घूम रहा हूँ संख्या ऑलरेडी 150, 200 की हो गई है। तो जितना आप समाज को मतिएगा उतने लोग और निकलते जाते हैं। तो मोटे तौर पर एक अभी सोच बन रही है कि भाई प्रखंड स्तर पर 100 तो कम से कम लोग निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रखंड हैं वो 15 से 20 पंचायतों के हैं। हर पंचायत से 4 आदमी 5 आदमी तो जरूर है जिसकी क्षमता है, जो वहाँ की वहाँ के लोगों की नजर में प्रतिष्ठित आदमी है, सम्मानित आदमी है, जो वहाँ के समाज को समझता है, समाज को रिप्रेजेंट करता है। तो मोटे तौर पे एक सहमति बन रही है, क्योंकि ये पहला डिस्ट्रिक्ट है तो अनुभव भी धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। लेकिन अभी तक का जो 3 प्रखंडों की मैंने मीटिंग करी है, वहां से मैं पैदल चल के निकल गया हूँ, वहां पे एक सहमति बनी है कि कम से कम 100 लोग तो होने चाहिए। तो उस दिशा में 25-30 लोग आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये संख्या 100 कैसे होगी उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी ये बात है कि इन लोगों की भूमिका क्या है। तो जो ब्लॉक समिति है, जो प्रखंड की समिति है, यही इस दल के संस्थापक, यही इसके मालिक और मुखिया आगे बने रहेंगे। मतलब जिले की कोई कमेटी नहीं है, स्टेट की कोई कमेटी नहीं है, कोई दल का नेता नहीं है। प्रयास यह है कि प्रखंड के स्तर पर 100-125 लोगों को निकाला जाए। नगर और प्रखंड दोनों मिला देंगे तो बिहार भर में कुछ 50,000 लोग कम से कम हो जाएंगे। कुछ 10-20 हजार लोग और ऐड होंगे, क्योंकि अलग अलग कुछ संस्थाओं से भी लोग जुड़ रहे हैं। ये लोग ही मिलकर तय करें कि भाई दल बनना है कि नहीं बनना है, और अगर बनना है तो कब बनना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका संविधान क्या होना चाहिए, उसको चलाया कैसे जाए, उसमें किन बातों पर प्राथमिकता दी जाए, उसमें सामाजिक न्याय पर क्या भूमिका हो, उसमें दलों के पदाधिकारी कैसे नियुक्त किए जाएंगे, इस पर चर्चा हो, दल में टिकट कैसे बचेगा, इस पर बात हो। तो अभी तक जो संदर्भ में हमारे पास बातें आई हैं वो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। एक पूरे बिहार भर के जो लोग मुझे बता रहे हैं कि प्रखंड के स्तर पे ये तो ठीक है कि प्रखंड की समिति ही सबसे ताकतवर समिति होनी चाहिए, इस पर एक आम सहमति धीरे धीरे बन रही है। दूसरा, प्रखंड समिति की मिनिमम संख्या जो है वो 100 की होनी चाहिए, इस पर भी मोटे तौर पर सहमति लोगों ने दिखाई है। तीसरी बात कि जो वोटिंग का राइट है, दल के महत्वपूर्ण विषयों पर जो वोटिंग का राइट है वो प्रखंड की समिति के सदस्य को ही होना चाहिए, इस पर भी सहमति है। उसमें 2 बातें लोगों ने बताई कि प्रखंड की समिति तो हमेशा बढ़ती रहेगी, नए लोग जुड़ते रहेंगे। राजनीतिक सामाजिक संगठनों में लोग तो जुड़ते रहते हैं, तो जो लोग शुरुआती दौर में आ रहे हैं और जो आगे आएंगे, इन दोनों के बीच में क्या फर्क होगा। तो उस पर जो सुझाव है कि जो शुरुआती दौर में 100 पहले सदस्य होंगे उनको दल का संस्थापक सदस्य माना जाए, और जो बाद में लोग आएंगे, चाहे आपके माध्यम से आए या स्वयं से आए, वो प्रखंड समिति के हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन उनको संस्थापक सदस्य न माना जाए, उनको वोटिंग का सीधा अधिकार न दिया जाए। क्योंकि कई लोगों का ऐसा अनुभव रहा है, मैंने भी देखा है कि पार्टियों में जब शुरुआत होती है तो वो सही मायनों में उस सोच से, उस विचारधारा से जुड़कर शुरुआती मेहनत करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं पीछे धकेल लिए जाते हैं। जैसे जैसे हवा बन जाएगी, आगे आपकी बात बढ़ती जाएगी और नए लोग आ जाएंगे, तो जो शुरुआत में आया था उसको कहीं न कहीं आदमी पीछे धकेल देता है, जिसको मैं कहता हूँ सामाजिक राजनीतिक तौर पर जो चालाक चिड़िया है, तो बाहर टहनी पर बैठ के देखता रहता है कि हवा किधर बह रहा है। तो हमसे भी आके बात करता है, बोलता है भैया हम तो आप ही के साथ पूरी तरीके से हैं, हम जानते हैं कि नहीं है, लेकिन एक खिड़की खोल के रखा है, देख रहा है कि भाई अभी क्या हो रहा है, अभी तो इतना नहीं दिख रहा है, फिर थोड़े दिन में ज्यादा दिखने लगेगा, तो सोचता है कि कुछ दिन आके कहेंगे कि हम तो आपके साथ शुरू से ही थे। ये जो कुरीति है या ये जो समस्या है, चैलेंज है, इसके लिए एक सहमति ये बन रही है कि जो भाई पहले दौर के जो संस्थापक सदस्य हैं, इसके बाद जो लोग आए
उनको वोटिंग के राइट का में 3 साल का एक गैप लगा दिया जाए कि कम से कम दल के साथ आपको 3 साल रहना पड़ेगा, तभी आपको वोटिंग का अधिकार मिल सकता है। तो आपकी राय भी इस पर जानना चाहेंगे कि 3 साल ठीक है, कम है, ज्यादा है। दूसरी बात ऐसे लोगों के लिए है कि क्या उनको प्रखंड की जो का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसमें उनकी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं, उस पर लेकर एक सहमति है कि नहीं, अगर कोई काबिल आदमी आता है, क्योंकि आपने से ही चुनकर इसका अध्यक्ष बनना है, जनरल सेक्रेटरी बनना है, कोषाध्यक्ष बनना है, प्रवक्ता बनना है, तो 10, 11, 12 पदाधिकारी चुने जाने हैं, वो यही 100 लोग आपस में वोट के आधार पर चुनेंगे। उसमें ये मानना है कि नए लोग अगर आ जाते हैं तो और सबका वोट है तो पदाधिकारी बन सकता है, खाली एक ही फर्क रखा जाए कि उसको वोटिंग का राइट न दिया जाए। इस पर चर्चा करेंगे, आपका जो मंतव्य है वो हमसे साझा कीजिए। एक और बात जो हम लोग कह रहे हैं कि जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टी में, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, वो प्रखंड समिति के बाहर नहीं होना चाहिए। सारे दल कहते हैं कि नीचे से नाम आता है उसी में से दिया जाता है, लेकिन उससे अलग करने के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि दल जब बने तो उसके संविधान में इस बात को लिख दिया जाए कि प्रखंड समिति के बाहर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रखंड समिति आपस में बैठ के बहुमत के आधार पे या कंसेंसस के आधार पर जिसका नाम रिकमेंड करती है उसी आदमी को दल का टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त के साथ कि अगर जो नाम आप रिकमेंड कर रहे हैं उसका पब्लिक सर्वे भी होगा। सर्वे में मान लीजिए कि उसका नाम किसी तरीके से नहीं आता है या कमतर होके आता है, तो वैसी स्थिति में प्रखंड समितियों को ये रिक्वेस्ट फिर से वापस भेज दिया जाए कि आप दूसरा नाम कोई ढूंढकर अपने में से ही भेजिए। लेकिन किसी भी परिस्थिति में टिकट जो प्रखंड की समिति है इसके बाहर से नहीं दिया जाएगा। ये संभव है कि प्रखंड की समिति में जिसका नाम आपने रिकमेंड किया उसको टिकट न मिले, लेकिन वो फिर आपके पास आएगा कि उसको टिकट क्यों नहीं मिल सकता है या नहीं मिलना चाहिए, उसके बदले में आप फिर बैठकर उसको तय कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो विधानसभा है उसमें या तो 2 प्रखंड हैं या 1 नगर 1 प्रखंड है, कहीं कहीं आधा प्रखंड 2 नगर, इस तरह की है संरचना। तो वो ज्वाइंट बैठक करके इसको निकाला जाए। कुछ जो दल के जो संविधान बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है कि दल बने तो उसके संविधान क्या हो ताकि ये पार्टी अलग दिखे दूसरों से। एक तो ये है कि निचले स्तर के लोगों को ही मौका मिले, वही लोग इसके मालिक मुखिया हों। कुछ और जो प्रावधान लोगों ने सुझाव दिया है, जैसे कि पंचायती राज से जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें दल के टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में कम से कम 10% टिकटों को रिजर्व कर दिया जाए पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों को टिकट देने के लिए। तो मतलब अगर मान लीजिए कि 243 टिकट मिल रहा है तो कम से कम 24-25 टिकट जरूर जो पंचायती राज से लोग जुड़े हुए हैं उनको मिलना चाहिए, ताकि जो एकदम ग्रास रूट पर जो लीडर काम कर रहा है उसको भी ऊपर आने का अवसर मिले। दूसरा प्रावधान लोगों ने सुझाया कि राइट टू रिकॉल की परिकल्पना को दल में शामिल किया जाए, कि दूसरे दलों से हम लोग अलग दिखें या अलग हों। इसके लिए जरूरी है कि जो चुनकर आ रहा है वो 5 वर्ष के लिए तो जनता चुन रही है, लेकिन 2 वर्ष के बाद अगर एक संख्या निर्धारित कर दी जाए तो उसके क्षेत्र से उतने लोग लिखित तौर पर अविश्वास का प्रस्ताव देते हैं तो दल में उसमें प्रखंड समिति और ऊपर की जो कमेटी वो बैठ के विचार करे और उनको रिजाइन करने के लिए बोला जाए। इस तरह के कई प्रावधान लोग सुझाव दे रहे हैं, जिस पर जब फाइनली जो प्रखंड समिति बन जाएगी तो ये सारे प्रावधान जब एक अधिवेशन राज्य के स्तर पर बुलाया जाएगा उसमें आपके पास ये मौका होगा कि इन पर प्रखंड समिति के मेंबर होने के नाते या संस्थापक सदस्य होने के नाते आपको इस पर वोट करने का अधिकार होगा। एक वोटिंग की जो पहली प्रक्रिया है वो जिले के स्तर पर अभी होगी, जिसमें प्रखंड समिति के सारे लोगों को हम लोग बुलाएंगे और उसमें ये पूछा जाएगा कि क्या जन स्वराज का ये अभियान है, इसको दल राजनीतिक दल में परिवर्तित किया जाना चाहिए या नहीं। ये मीटिंग बेतिया में होगी और इसका डेट आपको बता देंगे, मतलब मेरे जिला छोड़ने से पहले इसको कर लेंगे। 2000, 3000, 5000 जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सारे लोगों का मंतव्य उस दिन लिया जाएगा ताकि चंपारण छोड़ने से पहले
ये हम लोग को जानकारी हो कि चंपारण से जो लोग जनसुराज अभियान से या इस सोच से जो जुड़े हुए हैं, उनका मंतव्य दल को बनाने को लेकर क्या है। तो मेरा आपसे आग्रह भी होगा, आपको सुझाव भी होगा कि आप उस मीटिंग में जरूर आइए, उसमें अपना जो मत का अधिकार है, अपनी जो भावना है, अपना जो सुझाव है उसको दीजिए। उसमें एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अगर दल बनना है तो कब बनाया जाए, अभी बनाया जाए, 6 महीना के बाद बनाया जाए, या जब पदयात्रा खत्म हो जाए साल 1.5 साल के बाद, उसके बाद बनाया जाए। इस तरह के 2-3 प्रश्नों पर अभी वोटिंग होगी बेतिया में, आज से करीब 15 दिन के बाद। एग्जैक्ट डेट और जगह आपको बता देंगे। तो ये मोटे तौर पे बातचीत है। जो मैं कह रहा हूँ वो बात मतलब आप पर भी लागू होती है कि इसको लोकतांत्रिक तरीके से ही बनाया और चलाया जाना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति का दल नहीं हो सकता है। प्रखंड के जो अध्यक्ष होंगे या जो पदाधिकारी होंगे, उनका कार्यकाल जो निश्चित है, उसके आगे उनको अवसर नहीं दिया जा सकता है। जो पहले स्वतंत्रता से पहले गांधी जी की कांग्रेस जैसे चलती थी, मोटे तौर पर उसी तरह की अवधारणा से प्रेरणा लेकर वैसा ही दल बनाने का प्रयास हो, ताकि हर साल लोग वोट करके अपने पदाधिकारियों का चयन करें, लोग अधिवेशनों में बैठें और ये तय करें कि किस मुद्दे पर आंदोलन होना चाहिए। मान लीजिए कि बेतिया में सब लोग बैठा, जनसुराज के 4000 लोग बैठे, उन्होंने वोट किया कि भाई गिट्टी बालू का मुद्दा इतना बड़ा है, इस पर आंदोलन होना चाहिए, तो उस पर दल के सारे लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। अगर हो सकता है कि भाई चनपटिया में लैंड एक्विजिशन जो हुआ है, भूमि अधिग्रहण का बड़ा मामला है, उस पर आंदोलन हो तो होगा। यहाँ पर जो कुछ नेपाल से आने वाली नदियां हैं, उस बाढ़ को लेकर जो समस्या है, कई तरह की जो समस्या है, अधिवेशन में चर्चा हो हर साल, उस वहां से निकाला जाए कि किस जिले में किस विषय को लेकर आगे सामाजिक राजनीतिक तौर पे कार्यक्रम को बनाया और चलाया जाना है। तो मोटे तौर पे यही सोच है। अब आप अपनी भूमिका दल के बारे में आपकी सोच, अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं, इस पर आपका फीडबैक या आपके व्यक्तिगत और कोई सुझाव या सलाह है तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ सुनने के लिए बैठा हूँ, जहाँ तक हो सकेगा तो उसका आंसर भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके से जो कोई भी जो भी विषय किसान जी ने आपके सामने रखा है, उसको कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव हो तो आप कर सकते हैं। मतलब बस थोड़ा सा हमारे बीच इस रामनगर की धरती पर आज सबसे पहली बार कोई ऐसा आदमी आया है जो बिल्कुल नीचे स्तर के लोगों की बात सुनने की इच्छा रखता है और उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखता है। जहाँ तक इतिहास पढ़ने की बात है, और मैंने देखा है इस 80 बरस की अवस्था में, 1917 में महात्मा गांधी जी जब आए हुए थे तो एक एक आदमी से मिलकर एक एक आदमी की तकलीफ को उन्होंने विश्लेषण किया था, और विश्लेषण करके उसके आधार पर उन्होंने अभियान शुरू किया। उसके बाद दूसरा पदयात्रा हुआ विनोबा भावे जी का, और उन्होंने भी पंचायत का भ्रमण किया था, जिसे मैंने देखा है, मैं इस समय बचपन में था। और तीसरा अभियान यह चल रहा है, इसमें कोशिश की जा रही है कि एक एक आदमी से मिला जाए, पंचायत और गांव तक जाया जाए और वहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको सुनी जाए, और सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की। यह तीसरा मौका है जो शुरू हो रहा है। आपने बहुत अच्छी कल्पना प्रस्तुत की, उसमें मेरी राय है कि इसमें सबसे अधिक प्राथमिकता उस आदमी की होनी चाहिए जो आपसे आस्था रखता हो और साफ सुथरा हो, किसी तरह से किसी तरह का कोई दाग उस पर नहीं हो, बेदाग हो, वही आदमी अच्छा काम कर सकता है। ऐसे तो बहुत लोग आएंगे, जैसे आपने सही कहा कि जब इसकी स्थापना हो जाएगी तो बहुत से लोग सोचेंगे कि इसको छोड़ो, उसमें जाओ, उसका टीचर अच्छा लगता है, उसमें जाकर हमको टिकट मिल जाएगा, हमको इलेक्शन लग जाएगी। बहुत लोग ऐसे भी जुटते होंगे कि हमको टिकट मिलेगा, हम इलेक्शन लड़ेंगे, आसानी से टिकट मिल जाएगा, ये खाली है, सब जगह खाली है।
लेकिन आपने ऐसे घेरा कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। अंचल स्तर की कमेटी जो तय करेगी और कमेटी तय जो करेगी उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्राथमिकता उस बात की होगी कि वो जो व्यक्ति चुना जाता है वो कैसा है। अगर वो अच्छा है तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। गलत आदमी का प्रवेश इसमें वर्जित होना चाहिए। जो भी आदमी इसमें किसी निहित स्वार्थ के से बसीभूत होकर उसमें प्रवेश करते हैं तो उनकी परख होनी चाहिए। और इसके लिए समय समय पर जो भी आपके यहाँ जो सदस्य आते हैं उन लोगों की भी समीक्षा होनी चाहिए, उनकी कार्य प्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए, उनकी गतिविधि पर नजर होनी चाहिए, जिससे कि वे मार्ग भटके नहीं, मूल उद्देश्य पर ही चले। यही रामनगर की स्थिति ये है। बहुत सारी समस्याएं आपके पास आई होगी, नदी की समस्या आई होगी, किसानों की समस्या आई होगी, शिक्षा की समस्या आई होगी, बहुत सारी समस्याएं आई होंगी। रामनगर की भी समस्या है। रामनगर की समस्या ये है कि बगल में बगहा है, वहां 4 डिग्री कॉलेज है, बगल में नरकटियागंज है, वहां 2 डिग्री कॉलेज है। और ऐसी स्थिति आई इस रामनगर में बड़े बड़े नेता लोग हुए, बड़े बड़े जमींदार लोग भी हैं, लेकिन आज तक एक ही डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकती। यहाँ के बच्चे नरकटियागंज जाते हैं, बेतिया जाते हैं, बगहा जाते हैं और वहां जाकर वहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं। बहुत सी बच्चियां दूर होने से या आर्थिक स्थिति की कमी से अपनी शिक्षा को स्थगित कर देती है। यहाँ एक गर्ल स्कूल है, हाई स्कूल +2 का, और वहां ओवर क्राउड है, जगह कम है, क्राउड ज्यादा है। एक एक बेंच पर 7-7, 8-8 लड़कियां बैठकर पढ़ती हैं। आप ही उम्मीद कीजिए कि कैसे पढ़ती होंगी। एक और गर्ल स्कूल अगर यहाँ हो जाता +2 का तो ये समस्या काफी कम हो जाती है। यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी आप देख रहे हैं, सभी आते हैं यहाँ हर नवमी, चैत्र नवमी को एकम से लेकर और नवमी तक ये 9 दिन वहाँ महाकालिका, माँ कालिका का स्थान है, वहाँ दर्शन करने, पूजा करने जाते हैं। हजारों लोग रोज जाते हैं और रास्ते में एक भी ठहरने की व्यवस्था नहीं है। और उस समय पत्थर पड़ता है, पत्थर का समय होता है। अगर खुदा न खास्ते कभी ऐसा पत्थरबाजी हुआ तो एक ही आदमी बचेगा नहीं, हजारों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। उस पर सरकार की सूची में कहीं नीचे सोमेश्वर के पर्यटन स्थल घोषित करने की चर्चा है केवल, उस पर कुछ हुआ नहीं। अगर हो जाए तो यहाँ के पर्यटन स्थल विकसित होने से यहाँ के लोगों को मिलेंगे, रोजी रोटी मिलेगी और बहुत से लोग आएंगे, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। कृषि से संबंधित प्रशांत जी, कृषि से संबंधित हिंदुस्तान में जब सभी सारे स्टेट थे तो बिहार था, उसमें से बंगाल हटा तब बिहार रहा, उसके बाद उड़ीसा हटा तब बिहार रहा। और इस बिहार का जितना भी माइंस था उसको छाट कर झारखंड बन गया। तो इस बिहार में माइंस नाम का कोई चीज नहीं है जिससे कि खनिज आधारित कोई उद्योग यहाँ स्थापित की जा सके। केवल खेती योग्य जमीन बची है। अब खेती योग्य जमीन जब बची है तो खेती योग्य जमीन के आधारित जब यहाँ इंडस्ट्री बैठाया जाए तब किसानों को मूल्य मिलेगा। बिस्कुट फैक्ट्री बैठती है तो लोग मक्के की खेती करेंगे, मक्के का मूल्य मिलेगा। अभी जब मक्के की खेती करेंगे कहाँ बेचेंगे? बेचने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर यहाँ चिप्स की बात होती है तो आलू की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ आलू की खेती बृहद पैमाने पर होती है और किसानों को उसका मूल्य मिलता है। मेंथा की खेती करने की बात है, मेंथा की खेती कुछ किसानों ने किया और औने पौने देकर घाटे में रह गए। उससे जो तैयार करने की बात है और उसकी सप्लाई मार्केटिंग हो तो यहाँ कृषि आधारित उद्योग की स्थापना से किसानों की स्थिति सुधर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने दिनों के बाद भी कृषि आधारित उद्योग स्थापित करके किसानों की स्थिति सुधारी जाए, इसके विषय में किसी का ध्यान नहीं आया, किसी ने सोचा ही नहीं। एक बात, मैं तो सारी समस्या कहते जा रहा हूं, लेकिन आप इस सरकार में नहीं है।
आप सरकार में नहीं हैं, आपके पास सरकारी अधिकार नहीं है, सरकारी कोष नहीं है। और यहाँ सोचने की बात होती है कि इन समस्याओं का निदान आप कैसे करेंगे। जब तक आप सुदृढ़ नहीं होते, आपके अंदर शक्ति आती नहीं, तब तक उसके बीच में सुधार करने का क्या उपाय हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा आदमी भ्रमित होता है। आपकी कल्पना बहुत अच्छी है और इस बिहार के विषय में किसी ने अभी तक सोचा है तो आपने सोचा है, और मैं चाहता हूं, हार्दिक दिल से चाहता हूं कि बिहार की स्थिति सुधरे। जिस समय 8 करोड़ जनसंख्या थी, 7.5 करोड़ जनसंख्या थी, उस समय बीसी बिहार में ऑस्ट्रेलिया से बाजरा आता था, गेहूं आता था, मकई आता था। लोग कहते थे कि शुगर को खिलाने से बच जाता है तो इंडिया को दिया जाता है, और यहाँ भूजा कर वो खाकर अपनी जिंदगी इसी तरह से सुरक्षित रखते थे। मैंने देखा है, मेरे सामने की बात है। और आज वही बिहार है जो अन्न विदेश को देने के लिए देता है। तो क्या बिहार के लोगों में उर्वरा शक्ति बढ़ाने की क्षमता नहीं है? क्षमता कमी है तो संसाधनों की कमी है, मार्केटिंग की कमी है। धान पैदा करते हैं, धान खरीदने वाला कोई नहीं, बिचवलिया दे जाता है, औने पौने दाम पर देता है। सरकारी गोदाम में अगर धान बेचने जाते हैं तो क्विंटल पर तय होता है कि इतना क्विंटल के हिसाब से हमको दीजिए तो हम आपको धान खरीदेंगे। तो जब मंडी नहीं मिलेगी, हम उत्पादन करेंगे और हमारा उत्पाद बिके नहीं, उसके लिए मार्केट नहीं हो, तो किसानों की स्थिति कैसे सुधरेगी। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याओं की चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा। अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पर जो आदमी इसमें जुड़े उन्हीं को प्रमोट किया जाए, जो पूर्ण रूप से आस्थावान हो, समर्पित हो और वो समाज के लिए हो, अपने लिए नहीं, स्वहित में नहीं। दो बातें जो आपने मूलतः उठाई, जो आदमी जुड़े वो आस्थावान हो। आस्था उसकी बिहार के प्रति होनी चाहिए, मेरे प्रति नहीं। मेरे प्रति आस्था बनाकर अगर दल बनाएंगे तो हमारी दशा भी वही होगी जो दूसरों की हुई है। जो आजादी से पहले वाली कांग्रेस थी, उसमें जो लोग ज्वाइन करते थे, उनकी आस्था देश को आजाद कराने के लिए थी, किसी एक व्यक्ति या किसी एक नेता के लिए नहीं थी। तो प्रयास ये है कि समाज को मत के, जो मैं रोज बात कहता हूं, ऐसे लोगों को निकाला जाए। इसकी कमी नहीं, अच्छे लोगों की कमी नहीं, धूल पड़ गया है उसको। दही ऐसे रखा रहता है तो आपको हमको उसमें मक्खन दिखता नहीं, लेकिन जब दही को आप मथते हैं तो उससे मक्खन निकल आता है। तो समाज भी वैसे जमे हुए दही की तरह है। उसमें जो अच्छे लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आपको दिखे, लेकिन अगर उसको मथिएगा तो उसमें से वो मक्खन की तरह निकल आएगा। एक प्रयास वो है। 100% तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन प्रयास है। जैसे ये जो ब्लॉक की समिति बन रही है, तो हम पटना में बैठ के भी नाम लिख के कह सकते थे कितने लोग होंगे। उसके लिए पद यात्रा करने की क्या जरूरत है, उसके लिए कितने महीने लंबी प्रक्रिया की क्या जरूरत है। मान लीजिए कि यहाँ 35-40 लोग हैं। अभी हम आपसे कहेंगे कि हर आदमी 5 ऐसे आदमी का नाम अगले 2-4-5 दिन में जिन आपको बताना है, जो आपकी नजर में इस समाज में मक्खन है, समाज का अच्छा आदमी है, जिसको इस समिति का हिस्सा होना चाहिए। तो 30 से हम वो संख्या बढ़ाकर कर देंगे 150-160। फिर उस 160 नाम को हम लोग आपके पास भेजेंगे, सबके पास। आपके पास ये मौका होगा कि आप ये बता सकें कि नाम 37 नंबर पे जो नाम है, ये नाम ठीक नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि व्यक्तिगत किसी का लाभ देश हो, इसलिए एक का किसी ऑब्जेक्शन कर दे। लेकिन 125 आदमी में मान लीजिए कि 27 आदमी 28 आदमी एक नाम पर ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो कुछ न कुछ तो बात होगी, तो वो आदमी छूटेगा। दूसरा, ये पूरा ही जो 150 नाम 140 नाम हमारे पास आ जाएगा। हर नाम का हम एक यहाँ पब्लिक सर्वे भी कराएंगे। हमारे जो लड़के घूम रहे हैं वो नहीं, अलग से पब्लिक सर्वे कराना, ताकि अगर आपके खिलाफ, आपके प्रति समाज में किसी विषय को लेकर कुछ नेगेटिव बात है तो उसकी जानकारी भी इकट्ठा की जा सके। उसके बाद ही फाइनल करेंगे कि भाई ये
छठे छठाए 100 ये लोग हैं। इसमें भी 10-20 आदमी मान लो धोखा हो सकता है या किस तरह घुस सकता है, लेकिन 100 में 60-70 तो जरूर अच्छा हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया है, एक बार में तो नहीं होगी, लेकिन उसको ईमानदारी से किया जाए और हमारे करने से खाली नहीं होगा। आप रामनगर की प्रखंड समिति जो बना रहे हैं, इसके मालिक मुखिया आप लोग हैं। हम यहाँ कितने दिन बैठे रहेंगे? हमें 700 कमेटी बनवानी है, तो आपको भी देखना है कि आपके प्रखंड की जो कमेटी है वो, आपने कहा कि सब अच्छे लोग रहे। ये चिंता, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, मेरे कंधों पर कम है, क्योंकि आपके प्रखंड में तो आप ही बना रहे हैं। हम तो कोई लिख के साइन कर नहीं रहे हैं कि भैया ये बनेंगे ये नहीं बनेंगे। हमने वो अधिकार ही अपने पास नहीं रखा है। हमारी अपेक्षा है कि अगर 30, 40, 50 लोग रामनगर में सही सोच के लोग मिलकर बैठकर कमेटी बना रहे हैं और 2-2.25 लाख के प्रखंड की आबादी है, उसमें 100 को अच्छा आदमी नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। 100 आदमी तो जरूर अच्छा हो, तो लोग बात पर है। दूसरी जो एक आपने बात कही कि आप अभी सरकार में नहीं है, समस्याओं की जो एक लंबी फहरिस्त है, आप इसको कैसे सुलझाएंगे, उसको लेकर एक भ्रमित होने वाली बात। बिल्कुल कोई भ्रम नहीं है। समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यह है कि पहले समस्या को समझा जाए। जब हम जानते ही नहीं हैं कि आप यहाँ किस दशा में रहते हैं, जब पता ही नहीं है कि लोगों की समस्या क्या है, तो उसको सुलझाएंगे कैसे? और इतना बड़ा राज्य है कि समस्याओं को एक व्यवस्थित तरीके से संकलित करने में ही 2 बरस लग जाएगा। हम लोगों ने क्या कहा कि हर पंचायत का वहां की समस्याओं और संभावनाओं के आधार पर एक मैनिफेस्टो बनाया जाएगा, ताकि आपको पता हो कि कल जनसुराज के लोगों को मौका अगर मिल जाए तो उनको पता है कि रामनगर के शहर में कौन सी समस्या है और कौन सी संभावना है। आपने कहा कृषि आधारित उद्योग की बात, तो संभव है कि हरसिद्धि सुगौली एरिया में हल्दी से जुड़ा उद्योग लगना चाहिए, कहीं दूसरे जगह जीरे से जुड़ा लगना चाहिए, कहीं ईख से जुड़ा उद्योग लगना चाहिए, कहीं धान से जुड़ा उद्योग लगना चाहिए। इसकी व्यवस्था बनाने के लोग बता रहे हैं कि भैया आज से 20 वर्ष पहले यहाँ ये काम होता था, व्यवस्था ठीक थी। तो हर पंचायत में और ऐसी तरह समस्याओं की भी फहरिस्त है। कहीं जल जमाव की समस्या है, कहीं कटाव की समस्या है, कहीं जंगली जानवर की समस्या है, कहीं नहर में पानी नहीं आने की समस्या है, कहीं आपने बताया बालिका विद्यालय नहीं है, मार्केटिया में जाना पड़ता है, और पूरा ये खरवट बेल्ट आके आ रहा है, वहां कहीं प्लस 2 का कॉलेज ही नहीं है। तो एक तो बिहार लेवल की समस्या है कि शिक्षा ध्वस्त है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, तो पूरे बिहार की समस्या है। उस पर एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है 15 साल का। लेकिन उसके साथ साथ पदयात्रा का एक मूल उद्देश्य ये है कि हर पंचायत से वहां की समस्याओं को चिन्हित करना, उसको संकलित करना और वहां की संभावनाओं और समस्याओं को मिलाकर एक मैनिफेस्टो बनाना, ताकि कल होकर जब जनसुराज का यहाँ विधायक जीत कर आए, जनसुराज का मुखिया जीत कर आए, तो उसको मालूम है कि भैया ये 4 काम तो अपने पंचायत में तुमको कराना ही कराना है। तो इसमें मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। अब ये आपको लग सकता है कि आज ही हो जाए, आज नहीं होगा, लेकिन अगर इसको संकलित आपको हमको जैसा लगता है, जो सरकार में बैठे हुए लोगों को जानकारी जरूरी नहीं कि है कि यहाँ पर ये चीज नहीं है। जैसे हम लोग अभी गांव से निकल रहे हैं, तो कोई ऐसा गांव नहीं जहां से आप बिना गमछा मुंह से बांधे हुए निकल जाइए, हर जगह खुले में शौच है। सरकार को लगता है कि हर जगह शौचालय बन गया, कोई भी नल का जल नहीं चल रहा है, सरकार को लग रहा है कि सबके घर में नल से पानी पहुंच रहा है ना। लोगों को लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि सारा सड़क बन गया। हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से आप नीचे उतरे तो ग्रामीण सड़क की स्थिति जो है वो लालू राज से भी बदतर है। नालियों की, गलियों की जो स्थिति है वो पहले से ही बदतर है। सरकार को लग रहा है कि बिजली में बड़ा सुधार हो गया है और लोग नीचे बिजली बिल से, फेक बिजली बिल से या इन्फ्लेटेड बिजली बिल से परेशान है। तो समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि समस्याओं को समझा जाए धरातल पर उतर कर, कि भाई देखें तो कि आपकी समस्या क्या है। और क्योंकि हम लोग गांधी जी की बात कर रहे हैं, तभी तो उनको किसी ने कहा होगा, वो गोखले जी ने, कि भाई आप 1 साल पहले देख तो लीजिए कि भारत की समस्या क्या है।
कुछ बोले, उससे पहले साल भर भारत घूमी है। ऐसा तो नहीं है कि गांधी जी भारत में पढ़े नहीं थे, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि गरीबी है, जाति है, अशिक्षा है। चीजों को पढ़कर समझना एक बात है, और उसको धरातल पर उतरकर लोगों के बीच बैठ के समझना, अनुभव करना, वो दूसरी बात है। तो अभी का जो ये दौर है वो उस अनुभव करने का दौर है, ताकि ये समझ में आए कि भाई लोगों को क्या समस्या है, और इस समस्या को सुलझाने के लिए किन लोगों को साथ में लेकर चला जाना चाहिए। बिहार तब बदलेगा जब 5000 अच्छा आदमी मुखिया बन जाएगा। बिहार तब बदलेगा जब 100-200 अच्छा आदमी विधायक बन जाएगा। एक दल के बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से, एक व्यक्ति के आने जाने से बिहार बदलने वाला नहीं है। हम लोग तो देख रहे हैं, पिछले आप लोगों ने देखा पिछले 40-50 साल में उसी की ये प्रक्रिया है। जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी, जब तक आप यहाँ रामनगर की जो ब्लॉक की समिति है उसको बेहतर नहीं बनाइएगा, तो बिहार की राजनीति में शुचिता कैसे चली जाएगी। हर प्रखंड में 100 आदमी अच्छे आ जाएंगे तो राजनीति हो गई 7 आदमी उसी हो जाएगी ना भाई। वही प्रक्रिया चला रहे हैं। ब्लॉक समिति को बनाने को लेकर अगर आपको और कोई सुझाव है तो आप बताएं। मेरा नाम सदाकांत शुक्ला है। मैं प्रेसिडेंट अवार्डेड और रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। तत्काल में नगर परिषद का प्रधान दंडेश्वर हूँ। अजय कुमार द्विवेदी जी मेरे बचपन से मित्र हैं, हम लोग साथ साथ पढ़े हैं। और लंगोटिया जिसको देहाती भाषा में कहते हैं यार, तो लंगोटिया यार आप के बारे में हम बराबर जो है अध्ययन करते आए हैं अखबारों के माध्यम से। आपका इरादा मुझे लगा कि बहुत नेक है, अब इससे जुड़ना चाहिए। आप जैसा ने कहा कि बिहार के प्रति आस्था रहना चाहिए। अगर बिहार के प्रति आस्था नहीं रहता तो हम लोग आपसे नहीं जुड़ते, लेकिन एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। गांधी जी जब आए थे और उनको जब नेतृत्व सौंपा गया और सत्य और हिंसा की जब बात की, उस समय भी उनका माथा लिया गया, लेकिन उनका इरादा नेक था। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। आप से भी वहां के लोग परिचित नहीं थे, लेकिन आप एक नेक इरादा लेकर के उतरे हैं, उद्देश्य लेकर के उतरे हैं। और आपने ठीक ही कहा कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिनके साथ वो अपने को जोड़ सके। कुशल नेतृत्व के अभाव में महसूस तो सब लोग करते थे, लेकिन ये आगे नहीं आ पा रहे थे। आप आगे आए हैं, और जहां तक तो बिहार में सुधार की आवश्यकता है तो ये कुशल नेतृत्व तो चाहिए। आदमी जो है सब चीज समझता है, लेकिन क्या किया जाए वो कुछ कर नहीं पाता है। आप यहाँ आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपका उद्देश्य सफल होगा, आप अपने काम में सफल होंगे। प्रखंड स्तर पर जो समिति बनाने की बात है, आपने ठीक ही कहा कि ऐसा देखा जाता है कि अच्छे लोगों को लोग टोक करके और दूसरे ढंग के लोग उसको टोक देते हैं, सुधार में आने नहीं देते हैं। इसलिए जो भी नाम भेजा जाएगा, आपने बिल्कुल सही जो है आपका सोच है कि पुनः मैं अपने स्तर से उसका सर्वे कराऊंगा, और सर्वे करा करके तो इसके बाद जो है फाइनल सूची तैयार किया जाए। बिहार का स्थान जो है 28वां स्थान पर बिहार है प्रगति के मामले में या आर्थिक दृष्टिकोण के मामले में। हिंदुस्तान में सबसे पिछले पायदान पर हिंदुस्तान है। क्या कारण है? सब कुछ होते हुए भी तो आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे लाखों बच्चे जो है दूसरे जगह जाकर शिक्षा अध्ययन करते हैं, टेक्निकल शिक्षा लेते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और यहाँ वो पैसा यहाँ रह जाता
तो बिहार की बहुत अच्छी प्रगति होती, लेकिन इस टाइप का यहाँ पर जो संस्था नहीं है। इसके अलावा जो है शिक्षा जो है सबसे जो है मैंने खराब स्थिति में है, स्वास्थ्य की स्थिति भी सबसे खराब स्थिति में है। आप देखते होंगे कि आज 70-75 साल देश की आजादी मिले हुए हुआ, लेकिन रामनगर अस्पताल में अभी भी एक लेडी चिकित्सक नहीं है। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर इलाका है, वहाँ के लोग जब बेतिया जब पहुंचेंगे तभी उनको स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। इस पर दृष्टिपात करने की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है। मैं यहाँ उपस्थित सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिस एक उद्देश्य को लेकर के हमारे प्रशांत जी चले हैं, हम उनका साथ दें, हम जो है उनकी मदद करें और शक्ति उनको प्रदान करें। जब शक्ति हम लोग प्रदान करेंगे तब जो है वो खुद योजना की क्षमता रखेंगे, तो शक्ति और ऊर्जा देना हमारा काम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार प्रशांत जी को धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग जो है जो भी बन पड़ेगा, हम लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं और आपने क्वालिटी चीज करने के लिए कहा है। अभी क्वांटिटी पर आपका ध्यान नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा क्वालिटी के लोग मिलेंगे तो क्वांटिटी तो अपने आप बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने मित्र अजय जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद मुझसे मुलाकात हुई। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम वशिष्ठ पासवान हुआ। मैं पथरौली पंचायत से बिलोंग करता हूँ। प्रशांत जी से जुड़ने की सवाल लगभग हम लोग 5 महीने से लगे हुए हैं और हम पटना के मीटिंग में गए थे। बहुत श्रद्धा थी कि सर के सामने भी जरूरी हो, लेकिन इस दिन बात हुई कि पदयात्रा में जब चलेंगे तो हम लोग पदयात्रा में शामिल होंगे और सामने भी जरूरी हो तो आज हम लोग मिल रहे हैं। और जुड़ने की बात है तो एक ऐसा मेरे पिक्चर देखा गया है, यहाँ जितने भी लोग हैं ये नहीं कहना है कि किसी दल के लोग हैं, सब लोग अपने अपने दल आज तक करते आए हैं। और जुड़ने की बात है तो प्रसाद जी की विचारधारा और उनकी बिहार के बारे में सोच रखने पर सारे लोगों ने एक ग्रुप बना के जुड़ने का काम हो रहा है और सभी लोग अपने हृदय से जुड़ रहा है। यह किसी पॉलिसी किसी ऐसी बात से नहीं जुड़ रहे हैं। रही बात समस्या कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं या हमारे उत्तरांचल जो जंगल राज है, अभी जंगल जो एरिया है, अभी हाल ही सालों में नए व्यक्ति का मर्डर हुआ। सरकार टाइगर रिजर्व बैंक टाइगर अपना बनाती है, उसका घेराबंदी नहीं कर रही है। विशेष करके सरकार से हम लोग मांग मिली यार के इलाके में जितने लोग बचे हैं, हम लोग जिस दिन बाघ मारा था उस दिन हम लोग मीटिंग रखे थे, पूरे थारे चंदेल का एक मीटिंग बैठा था ग्राम बखरी में और उसमें बच्चों को बनाया गया था कि जब अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम लोग बड़े अधिकारियों को या प्रधान जी के बीच में लाएंगे। इस बात को रखा जाएगा कि सरकार से मांग रखा जाएगा, कैसे इससे लड़ाई लड़ा जाए कि सरकार अपनी व्यवस्था कर ले। एक जानवर निकलता है और मारता है और 4-5 लाख रुपये देने से समस्या दूर नहीं होती है। समस्या दूर होगी इसकी व्यवस्था करने का, इसका करने का सारा अपना व्यवस्था करने। तो प्रशांत जी से हम लोग जुड़ रहे हैं। इनकी जो देखा गया है बहुत सारे तरह चीजों से, इसलिए हम लोग जुड़ रहे हैं कि उनकी सोच नहीं है और नई विचारधारा बिहार के बारे में सोच रहे हैं। पहले ऐसा व्यक्ति है तो निचले स्तर के बाद सोच रहे हैं। बहुत सारे नेता आते हैं, बोलते चले जाते हैं, लेकिन किसी निचले स्तर के बात को, किसी गरीब के बात को नहीं सोचा गया। सोच ही मिलने देखा गया। इसी श्रद्धा विश्वास से हम लोग चाहे दिन से जुट रहे हैं। धन्यवाद। ब्लॉक समिति को बनाने की जो मैंने प्रक्रिया बताई उसको लेकर अगर आपके सुझाव हैं या पार्टी की गठन को लेकर जो सोच है उसको लेकर अगर आप सुझाव देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी जो आपके क्षेत्र की समस्या है, हम तो अब इसी क्षेत्र में भी अगले 5 दिन हैं, आप में से कई लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत करने का अवसर मिलेगा। परसों भी हम जा ही रहे, वहाँ रुकेंगे भी, बातचीत होगी। तो अभी हम लोग जो बैठेंगे समिति को प्रभावी कैसे बनाया जाए, बेहतर लोगों के साथ कैसे बनाया जाए और इसको एक समय काल खंड अगले 2-4-10 दिन में कैसे इसको, क्योंकि वोट जब होगा तो
पूरे बेतिया के सारे खंड के पश्चिम चंपारण के लोगों को बुलाया जाएगा। तो आपकी मेरी ये सोच होगी कि ऐसा ना हो कि रामनगर की संख्या उसमें जितनी आपका 100 वोट आपका है तो 100 वोट तो आपका जरूर होना चाहिए। अगर आप 20 लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आपका 20 होगा, उससे कोई फर्क नहीं है कहने तो फिर भी हो जाएगा। लेकिन उस प्रक्रिया को जो ब्लॉक समिति बनाने की जो मैंने प्रक्रिया अभी तक बताई उसको लेकर जो आपके सुझाव हैं, ऑब्जेक्शन हैं, कुछ उसमें बेहतरी करने की जो बात है वो बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार सर, मेरा नाम दिग्विजय है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी एसेंचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। सर ब्लॉक कमेटी को लेकर मेरा एक रिकमेंडेशन है सर कि उसको डाइवर्सिफाई किया जाए सर। जैसे जो लोग मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनको छोटी 100 लोगों में उनकी पूरी टीम बनाई जाए। जो लोग सॉफ्टवेयर से हैं, जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, ताकि सर हम लोग सिर्फ जस्ट नॉट मेयरली एन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सर हम डाइवर्सिफाई होकर सर और भी जो समस्याएं हैं सर जो समय समय पे होती हैं, जैसे फ्लड की समस्याएं हैं, आप तो इवेंट से सर जुड़े हुए हैं, एफए, तो उससे जो जुड़ी समस्याएं हैं उसको एक साथ मतलब सर उसको कोडिफाई कर सकें और आपके पास हम अपने माध्यम से आपके पास भेज सकें। तो बस डाइवर्सिफिकेशन चाहिए सर, ताकि हम लोग मिलकर एक थिंक टैंक के रूप में काम कर सकें, जैसे नीति आयोग अभी काम कर रहा है। हालांकि उसका काम तो विफल है सर, यू नो बेटर देन मी। तो हमारा यही सर रिकमेंडेशन है कि उसको डाइवर्सिफाई करें और एक संकलित रूप से आपके साथ समस्याओं को प्रस्तुत करें। देखिए डाइवर्सिफिकेशन से जो आपका तात्पर्य है वो स्वाभाविक है कि जो ब्लॉक में 100 लोगों की समिति हो उसमें सारे तरह के सभी वर्गों के सही पृष्ठभूमि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग होने चाहिए। उसको अब डॉक्टर और इंजीनियर के आधार पर तो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक संगठन जो है वो समाज का संगठन है, वो किसी एक डॉक्टर का, इंजीनियर का, बिजनेसमैन का संगठन नहीं है। लेकिन इस तरह के सारे लोग उसमें शिक्षा से जुड़े हुए लोग, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग, किसान हों, व्यवसायी हों, राजनीतिक हों, सामाजिक हों, इस तरह के सारे लोगों की भूमिका, उनकी जगह हो और उसके बाद बराबरी के आधार पर वो शुरू करें। जिसकी क्षमता हो वो आगे आए। लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलाया जाना चाहिए। जो ब्लॉक कमेटी बनती है तो ब्लॉक कमेटी में ये कोशिश किया जाए कि ब्लॉक के जितने गांव हैं लगभग सारे गांव का प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि सभी क्षेत्रों के लोग उसमें इकट्ठा हों और सभी क्षेत्रों के समस्याओं के संबंध में बात करें। देखिए, ब्लॉक की कमेटी के नीचे तो पंचायत की जब कमेटी बनेगी तो उसमें गांव का प्रतिनिधित्व रख सकते हैं। लेकिन ब्लॉक की कमेटी में तो अभी सोच ये है कि हर पंचायत के 4 से 5 लोग रखें, नहीं तो ब्लॉक की कमेटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका महत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ब्लॉक की समिति जब बन गई तो आपकी जिम्मेवारी है कि नीचे पंचायत की समिति बनाए। तो हर पंचायत की जब समिति बने तो उसमें गांव के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। देखिए, हम क्या हैं, ये सब बेकार वो बोलने की बात नहीं। आप थोड़ा बहुत भी हमसे प्रभावित होंगे या इस सोच से प्रभावित है तभी यहाँ बैठे हुए हैं। मुद्दे की बात बोलिए। समय मुद्दे की बात ये है कि जो भैया बोले कि परसौनी का बोले हम परसौनी जाएंगे तो परसौनी आप भगवान के पास जाएंगे न कि इनके परसौनी के पास जाएंगे। वो जानकारी है हमारे पास। हम लोग किसान जी बार-बार आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग ये बैठक जो कर रहे हैं समिति के गठन के लिए तो उसके विषय में जैसे दादाजी ने बताया कि हर पंचायत के लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाए, भैया ने बताया कि हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाए। आप लोग ये भी सुझाव दे सकते हैं, अगर सामूहिक रूप से यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं कि कौन से ऐसे 2, 4, 5 लोग हैं जिनको हम लोग संपर्क कर सकते थे, संपर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, कह रहे हैं जी, अगर आपको संस्थापक सदस्य के तौर पे बनना है तो हम पूरा बिहार खोज रहे हैं कि कौन आदमी अच्छा है। आपसे इतनी अपेक्षा तो रखते हैं कि आपके सर्किल में, आपके जानकारी में 4-5 आदमी जिसको आप समझते हैं कि नहीं ये ब्लॉक समिति में अगर रहे तो उससे समाज का, राजनीति का, बिहार का भला हो सकता है, इस सोच को ताकत मिल सकती है। ऐसे 4-5 लोगों की सूची आप बना लीजिए, उनके विषय में कंफर्म हो लीजिए। अगले 2-4-5 दिनों में हमारे लोग आपसे संपर्क करेंगे,
आप उनको उनका नाम, नंबर वगैरह, प्रोफाइल जो है बता दीजिए, ताकि उनको भी इससे जोड़ा जा सके। एक बार जब वो पूरी संख्या 150 की हो जाएगी, 160 हो जाए, 140 हो जाए, फिर वो सूची आपको हम लोग भेजेंगे। आपके पास ये अधिकार है कि आप चाहे तो किसी के नाम पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपके ऑब्जेक्शन रेज करने से उस आदमी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन एक संकलन का एक तरीका है कि अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पर बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो हम लोग भी उसको दिखवा लेंगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत आदमी है जो इसमें आ गया है। हेलो, मेरा नाम तरुण रहेगा। मैं तो एक बात यही बोलना चाहूँगा कि गांधी जी जो लड़ाई किए वो बाहरी लोगों से लड़ना था, लेकिन यहाँ हमारे समाज के लोगों से ये लड़ाई है, क्योंकि हम ही लोगों के यहाँ से मुखिया प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, वार्ड प्रतिनिधि सब तो यहीं से चुनकर जा रहा है, और फिर भी ये समस्या हम लोग की बनी हुई है। तो इसीलिए हम यही अपेक्षा करते हैं कि तो हम ही लोग के समाज से ये लोग बदलाव ला सकते हैं। बस यही चाह रहे हैं कि वो प्रतिनिधि सही लोग हों कि हम लोग का विकास हो सके। सही लोग की पहचान आप ही को करनी है। हमारी भूमिका तो एक एम्पायर की है कि आप जो एक प्रक्रिया बना दी है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जा रहा हूँ, हमको भी लोग मिल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली करना तो आपको ही है। आपको ये कैसे नहीं मालूम है कि आपके गांव में कौन अच्छा आदमी है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको नहीं मालूम है कि रामनगर में को सबसे प्रतिष्ठित आदमी कौन है। आपको मालूम है, आप नाम दीजिए, उनको कैसे जोड़ना है उसके लिए तो लोग लगे हुए हैं। नाम दीजिए कि भाई ये आदमी बहुत अच्छे हैं, इनको रखना चाहिए। जी बताइए, अगर आपके मन में और कुछ नहीं है तो एक हम लोग समय सीमा तय करके वार्तालाप को खत्म करेंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब जो रणनीति है उससे हटकर बात नहीं करेंगे। समस्या तो व्यापारिक लोग करते हैं, मैं समस्या नहीं कर रहा हूँ। आप जो बोले कि एक कमेटी का गठन, कमेटी का गठन जैसे हमारे अभिभावक और राष्ट्रपति से पुरस्कृत और शिक्षा विभाग में जिला महामंत्री पर हैं गौतम राय जी, बहुत से सुझाव बहुत अच्छा दिए हैं। मेरा यह कहना है कि हर पंचायत एक और शहरी वार्ड से एक आदमी या दो आदमी का, हर जाति से, हर समुदाय से, हर वर्ग से होना चाहिए। और आप उनके विषय में जो है सो अपना टीम रखे हुए हैं। फिर जो नाम आती है उसके बाद जैसे जांच करने का भी प्रक्रिया आपके द्वारा हो ही जाएगी और करना भी चाहिए। मगर एक चीज में बदलाव राजनीति तो शंकर जी के बारात है, सभी लोग उसमें होते हैं, हड्डा गिरनी से लेकर और उसके बाद जैसे तक्षक नाथ तक जैसे उनके साथ में रहे। अच्छा होने के बाद किनको बिल्कुल अब पूरा होकर खा दिएगा। बहुत लोग अच्छे का उम्मीद करते हैं किसी चुनाव में और अच्छे के जगह पर जो है बुरे लोग आ जाते हैं। इस विधायक से, इस विधायिका से लोगों का बात करने का हिम्मत भी नहीं करता है कि गंदा विधायक से क्या नहीं बात करी, समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसा हो जाता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कितने लोगों को कहा जाएगा कि आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, और कितने लोगों को कहा जाएगा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो तो अपने कर्तव्य से, अपने काम से, अपनी व्यवस्था से समझ में आ जाता है। और पदाधिकारी के पास में जब जाते हैं लोग तो पदाधिकारी भी समझ जाता है कितने लोग अच्छे हैं, कितने लोग। और उसके साथ में हम थोड़ा किसानों से भी जुड़े हुए हैं। आप मसान नदी भी पार करेंगे। मसान नदी जो है इनार दरवा से लेकर और चंपापुर अंगरहिया तक एक साल में लाखों लाख एकड़ जमीन जैसे बर्बाद करती है। वो भी अपनी एजेंडा में रखिएगा
जब भी ईश्वर आपको मौका दें उसको दोनों तरफ से कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। एक और अहम रामनगर में तो हो सकता है पूरे बिहार में भी हो, बिहार के लोग जिस जमीन पर बसते हैं उस जमीन पर उसका मालिक हक भी नहीं। ऐसी सरकार है कि लोग 70 बरस 80 बरस से 50 बरस से बसे हुए हैं, मगर बिहार की व्यवस्था के कारण जितने जमीन पर हैं उनका जो है सो अधिकार नहीं है। ये उसको पता नहीं है कि बोले की मेरा जमीन है और उस पर जल्दी बना हुआ का कोई दूसरा जमीन विषय में बात बदला दे थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे कुछ खाता अंकित किया गया है बिहार के अंदर, ये खाता की जमीन जो है तो खरीद नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी। और बताया जाता है कि नहीं है कि हमारे पास जमीन है 2 कट्ठा 4 कट्ठा 1 कट्ठा 5 डिसमिल और उस जमीन को मैं बेच कर अपने बेटा बेटी का शादी विवाह नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने लोगों का इलाज नहीं करा सकता हूँ, तो फिर ये क्या सरकार का क्या व्यवस्था है। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं आपसे जुड़ते जा रहे हैं, जुड़े हजार जुड़े, मगर लोगों को देखा गया कि जैसे भाई और बिहार में एक नई किरण हम लोगों के सामने उदय हुआ और हमारे गुरु जी बहुत कुछ बतला दिए हैं। सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी, शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है। रामनगर जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं वहां तो शुगर फैक्ट्री के अलावा कुछ है ही नहीं, न वहां मंडल है, न जिला हॉस्पिटल है, न मंडल हॉस्पिटल है, न सदर हॉस्पिटल है। व्यापारी का समस्या है कि उसको बाहर से व्यापारी आवे तो उसकी विश्राम गृह का जगह नहीं है, कोई IIT स्कूल नहीं है, सैनिक स्कूल नहीं है। यहाँ पर लोग आएंगे क्यों? रामनगर में बाजार करने, बाजार तो है तो राह पर लगा हुआ है। तो ऐसा जैसे आपकी समझ जब आवे तो ऐसा रामनगर को अग्रसर करने का प्रयास करेंगे। और सदस्य जोड़ने की बात है तो आप इसी समाज में से अच्छे और बुरे का हम बात नहीं कहेंगे, मगर निकाला जाए और एक जब तक कमेटी का गठन नहीं होगा, सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, फिर आगे काम करने का मौका कैसे मिलेगा। तो इतना ही कहकर अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय प्रसाद। नमस्कार, मैं सफल पंचायत का नवनिर्वाचित मुखिया पति देश कुमार। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई तुल्य प्रशांत किशोर भैया एवं अभिभावक तुल्य पिता तुल्य मेरे अभिभावकगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी समाज सेवी। जैसा कि चाचा ने कहा, समस्याएं फिलहाल अभी तो है, समस्याएं आगे भी होती रहेंगी और हम लोग समस्याएं हमेशा लोगों के बीच बनी रहती हैं और हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, आप हम लोगों से जुड़े और हम लोग आपसे जुड़े, आपकी विचारधाराओं को हम लोगों ने परखा। और यहाँ पे बिहार में तो समझिए कि बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई राजद से है, कोई जदयू से है, कोई भाजपा से है। यहाँ पार्टियों की बात नहीं हो रही है और हम लोग आपसे, आपकी विचारधाराओं से जुड़े, आपके मनोभावों से जुड़े और आपकी बिहार के प्रति जो भी समस्याएं हैं आप उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। हेलो, आदरणीय हमारे इस रामनगर प्रखंड से पधारे हुए तमाम नागरिकगण
और प्रशांत जी एक बहुत अरसे के बाद बिहार का नेतृत्व और बिहार के विषय में सोचने वाला एक व्यक्ति आप आगे आए हैं, आपको सैल्यूट है। जहां तक संगठन का बात है, बहुत लोग विचार दिए हैं कि अच्छा संगठन बने, तो संगठन वैसा बने कि वैसा सुरमा हो कि आपका एक आह्वान हो तो 12 बजे रात को यहाँ से ट्रेन बस पकड़ के पटना अगर गांधी मैदान को कुछ करना है तो चला जाए, ना तो क्यों कोई ज्यादा नहीं बोझा बनवावे, जाना जुड़ा गई बा। तो वैसा सुरमा पैदा कीजिए, वैसा संगठन बनाइए, आपके साथ सब लोग हैं और आपका हाथ मजबूत किया जाएगा। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि प्रशांत भैया आए हैं हम लोग के रामनगर में। रामनगर का गौरव बढ़ा है इससे, और यहाँ पर पिता तुल्य लोग भी हैं और मित्र भी हैं मेरे। मित्र जो है कि अखिलेश भाई बोले हैं, जो नवनिर्वाचित मुखियापति हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए हुए हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से। अब फिलहाल हम इग्नू से MA कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। तो कुछ बातें मैंने पढ़ी पॉलिटिकल साइंस के पढ़ाई के क्रम में। मैंने पश्चिमी विचार को पढ़ा, रूसो को जब मैंने पढ़ा तो रूसो ने कहा कि प्रजातंत्र तभी सफल होगा जब तुम प्रश्न पूछोगे, और जिस दिन जनता प्रश्न पूछना बंद कर देगी फिर प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। प्रश्न पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपके जैसा व्यक्ति एक जन सुराज महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए आगे बढ़ता है और पूरे बिहार में भ्रमण करता है और अलग लगाता है सदाचार का और सद्भावना का अलग जगाता है, विकास का अलग जगाता है, भ्रष्टाचार का विरोध करता है। तो मैं कई बार आपको टीवी पर भी देखा हूँ, यूट्यूब पर भी देखा हूँ, BBC में आपका इंटरव्यू सुना हूँ। भैया समिति के गठन से संबंधित ये चाह रहे हैं कि समिति के गठन से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव रहा है तो उस पर सीधे हम लोग बात करें, समय बचाएं बाकियों का भी बोलने के लिए। तो सर अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, समिति के बारे में सुझाव नहीं दे सकता हूँ, बस आपको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब आखिरी में बस भैया बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम लोग समापन करेंगे इस बैठक का। जी बोल लीजिए। सबसे पहले तो हमारे बीच आए हुए परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी और चंपारण की ऐतिहासिक धरती पे आपका स्वागत है। और वैसे समस्या तो बहुत ज्यादा है, सबने कहा एक कमेटी बने। जी, मेरा नाम सुनील अग्रवाल हुआ, व्यापारी संघ का मैं महामंत्री हूँ। और पहले एक मीटिंग हुई थी RK मिश्रा जी के द्वारा सवनी कोहरा पे, वहां भी हम लोग जमा हुए थे। उसके बाद तिवारी जी हम लोग के बीच में आए थे, वहां भी एक छोटी मीटिंग हम लोगों ने की थी और पता चला कि सर की तबीयत खराब है तो इसीलिए डेट एक्सटेंड हुआ। तो समस्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना विश्वास दिलाते हुए कि जब भी अच्छे लोगों का चयन होगा तो हम लोगों की भूमिका अग्रणी रहेगी, क्योंकि हम लोग दोष भी नहीं लगा सकते हैं। विधायक हमारा चुना हुआ होता है, हमारे कमिश्नर हम ही चुनते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हमको अपनी भूमिका निर्धारित करनी होगी कि हमको कैसा विधायक चाहिए, कैसा नेता चाहिए। और हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। रामनगर में समस्या बहुत ज्यादा, समस्या हर जगह पे है। रामनगर में है, बिजली की समस्या बहुत ज्यादा है और भी सड़क की समस्या है। तो सबसे पहले तो जो जिस उद्देश्य के लिए सर आए हैं वो उद्देश्य हो, और हम लोग ये ईमानदार विश्वास दिलाते हैं कि जहां तक बल पड़ेगा हम लोग अच्छे कर्मठ लोगों के चयन में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रामनारायण ठाकुर, रामनगर भगतपुर चौक का निवासी हूँ और आज का बैठक में जितने भी गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं, प्रशांत किशोर जी हैं, इन सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। बात ईमानदारियत की आ रही है कि जो कोर कमेटी की प्रखंड की जो
कमेटी के सदस्य चुने जाए जो कि ईमानदार व्यक्ति हैं और एक ऐसे गांधी हमारे रामनगर की धरती पर पहुंचे हैं जो कि नए रत्नों को खोजने का काम कर रहे हैं। और हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि जो भी कमेटी गठन हो तो ईमानदार व्यक्ति आए, ताकि समाज का जो दबे पिछले असहाय लोग हैं, जो सभी सुविधाओं से वंचित है, ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का इनका जो सपना है उसमें सहायक हो। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी गार्जियन और प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देता हूँ कि गांधी के रूप में दूसरे गांधी उपस्थित हुए और हमारे ही बीच के गार्जियन उस सफलता को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। इसलिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जमीन पड़ा हुआ है जो कि किसी का पैसा नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और उसमें पैसा लोग हैं लगभग 40% लोगों को पैसा मिल गया है, लेकिन 60% लोग ऐसा है कि ऑफिस धाते उसका चप्पल खत्म हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं। कुल प्रभावित लोगों की संख्या कितनी हो गई इस विषय से? मैंने जो जमीन ली गई है, कितनी लोगों की जमीन ली गई है? यहाँ क्या बोलते हैं, जमुनिया से हालात तक पूरा मैंने अनुमानित कितना, मैंने 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 परिवार, 5,000 परिवारों को किसी का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। 2,000 लोगों को मिल गया, 3,000 लोगों को नहीं मिला है, लेकिन काम शुरू है। मैंने इस विषय पर एक बार आपके साथ हम लोग आके बैठ लेंगे, थोड़ा डिटेल से बात करके फिर आगे जो भी इसके संदर्भ में कार्य योजना बन सकती है उस पर हम लोग काम करेंगे। नहीं, सर के कहने का मतलब यह है कि अगर आपको नोटिस मिला, आपने नोटिस रिसीव किया, तो मैंने सरकार ने माना कि आपकी सहमति, आप अपना जमीन लेना चाहते हैं, और नोटिस मिलने के बाद जो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है ट्रेजरी से पैसा रिलीज कर देता है, तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम सर के साथ आपके साथ बैठ लेंगे, थोड़ा तफसील से इस विषय पे बात कर लिया जाएगा। अभी आप सब लोग इस बैठक के लिए आए, जनसुराज में सहयोग के लिए फर्जीवाड़ा हुआ है, कुछ लोग बंद भी हुए हैं, कई मारवाड़ी समाज जब भी व्यापार में कोई बंद नहीं होता है, नहीं तो बात का फर्जीवाड़ा हुआ है। इस विषय पे हम लोग इधर बैठ के बात कर लेंगे, मतलब इस मीटिंग का संदर्भ नहीं है, भैया ने उठाया इसलिए सर ने खुद से करके इस विषय की अभी बैठक के तुरंत बाद हुए एक बार हम लोग बैठ लेंगे यहाँ पे। तो मैं कह रहा था कि आप सब लोगों ने जनसुराज के प्रति अपना एक तरह से सहमति समर्थन जताया, और जो प्रयास हम लोग करना चाह रहे हैं उस प्रयास में आप लोग आगे बढ़ के आए, उसके लिए धन्यवाद। एक लास्ट आग्रह के साथ हम लोग ये बैठक समाप्त करेंगे। मैंने प्रशांत जी ने भी कई बार अपनी बात में ये बात लोगों से, आप लोगों से कही, कोई पुण्य नहीं आएगा भैया बाहर से। अभी जो लोग आपको देख रहे दिख रहे हैं, जिन लोगों ने आपसे संपर्क किया, इन लोगों की भूमिका बस एक शुरुआती समय में आप लोगों को एक साथ एकत्र करने की थी। इसके आगे की प्रक्रिया की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों जिस भी क्षेत्र में हम लोग ये काम करेंगे या जहां लोग जुड़ेंगे उन्हीं की होगी। प्रशांत जी ने कहा कि ये जो भी व्यवस्था बन रही है, इस व्यवस्था में जिस क्षेत्र की जैसी भागीदारी होगी उसी के हिसाब से इस पूरी व्यवस्था में उनकी बात भी कही और सुनी जाएगी। तो प्रयास आप लोगों का ये होना चाहिए कि आगे की जो भी जिम्मेदारी जवाबदेही है वो आप लोग के हाथ और आप लोग के कंधे पे ही हो, और इसको ऐसा नहीं माने कि आपने कोई एक नाम दे दिया और फिर उसके बाद जिम्मेदारी समाप्त हो गई। आप लोग नाम उन्हीं का दो जिनसे आप बात भी कर लें और आपके माध्यम से आदमी सहमत भी हो। जैसे अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो आपको कोई मिला होगा, आया होगा, 2 बार मिला होगा, 3 बार मिला होगा, कहीं बैठक की होगी, विभिन्न विषयों पर बात की होगी, आपके भी कई सवाल रहे होंगे, तफसील से आप
आपने उनका जवाब लिया होगा। उसके बाद आपकी एक प्राथमिक सहमति बनी कि चलिए शुरू कर सकते हैं, वहां से सफर शुरू हुआ। तो हम लोग इस बैठक में आकर बैठे हुए हैं। आगे की ये जिम्मेदारी मतलब जो भी 2, 4, 5 लोग मिले होंगे ये काम पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे की जिम्मेदारी आप जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सब यहाँ पे कंधों पर है। आप जिन भी व्यक्ति का नाम सुझाएं, उनसे आपको बात करके रखनी है। उनसे आप बात कर लें, उनके जो भी सवाल हों उसके जवाब आपके माध्यम से पहुंचे। जब वो व्यक्ति एकदम तसल्ली से तैयार हो कि हम आ सकते हैं और हम तैयार हैं, तभी उन व्यक्ति को हम लोग अपने साथ रखेंगे। आप लोग उनका नाम आगे सुनाएं। और एक आखिरी आग्रह है कि जो काम है इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो जिन जिन व्यक्तियों के साथ आप संपर्क करें, जो भी लोग हैं, आप में से भी जो लोग थोड़ा इस मुहिम को, इस व्यवस्था को, इस अभियान को, इस प्रयास को समय दे पाए, वैसे ही लोगों का नाम भी सुझाएं। ऐसा नहीं कि नाम के लिए हैं और फिर आप में से ही किसी ने विषय उठाया। चन्नू भैया ने ही कहा कि जब मौका है तब उस समय कटनी है और तमाम तरह के काम में लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निश्चित रूप से एकदम से त्याग नहीं देंगे, लेकिन प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आस्थावान हो। आप दादाजी ने भी कहा समर्पित भी नहीं, थोड़ा हर जगह करके ही इस तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आप लोग जिनका भी नाम सुझाएं, ये 2 चीजों का ध्यान जरूर रखें कि आप उनसे जरूर बात करें। आपसे बात करके जब ये सहमत हो, तैयार हैं, तभी उनका नाम आगे सुझाएं। और दूसरा यह कि व्यक्ति ऐसे हो कि सहमति के साथ थोड़ा समय देने के भी तैयार हो। अब प्रशांत जी ने जो प्रक्रिया बताई उसके ऊपर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उसके बाद ये बैठक हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोगों से 2 दिनों के अंदर हमारे टीम के जो लोग संपर्क किए थे उन्हीं में से कोई साथी संपर्क करेंगे। संपर्क इसलिए करेंगे कि जो आप लोगों को 2 से 5 लोगों की संख्या बताई गई है, जो आपको बतानी है कि ये लोग हो सकते हैं, ये समाज के सही लोग हैं, उन लोगों का नाम लेने के लिए लोग संपर्क करेंगे 2 दिनों के अंदर। उसके बाद जब पूरी सूची संकलित हो जाएगी, आप जितने लोग उपस्थित हैं इस बैठक के बाद आप में से तमाम लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई अभी हम नहीं समय दे पाएंगे, अभी मन नहीं बन रहा है, जिसकी सहमति होगी उन लोगों का नाम प्लस जिन लोगों का नाम आप सुझाएंगे उनका नाम, इसकी एक सूची बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और उसके बाद आपकी आपत्ति का इंतजार किया जाएगा। कुल कालावधि जो होगी इस काम की 2 से 3 दिनों में हम लोग आपसे संपर्क करेंगे। उसके 6 से 7 दिन के अंदर सूची संकलित करके आप लोगों को भेजकर आपकी आपत्ति का इंतजार करेंगे। जिन भी लोगों की जिस किसी पर भी आपत्ति आएगी उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद एक बार फिर से बैठ के हम लोग उन सारे विषयों पर जो लोगों के बारे में जानकारी आएगी चर्चा करके एक अपना एक प्रतिनिधि मंडल भी इसमें चुनेंगे। के साथ साथ एक जिले में समस्त प्रखंड के जितने भी लोग साथ जुड़ रहे हैं उनकी एक बैठक होगी। एक जिले का आप मान के चले कि जितने भी लोग जनस्वराज के साथी बनेंगे उनका एक अधिवेशन होगा, जिसके बारे में प्रशांत जी ने बताया कि जिसका प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख मुद्दा ये होगा कि हम सब लोग जितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनका विचार इस बात को लिया जाए कि इस अभियान को अगर बलगत स्वरूप देना है तो दिया जाए या न दिया जाए, उस पर एक मतदान होगा जितने भी लोग उपस्थित होंगे। इसके अलावा संगठन और आप तमाम लोग तमाम तरह की समस्याएं बता रहे हैं, उस पर भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं कि कौन से वो एक दो विषय हैं जिसपे संगठन के माध्यम से जिले में एक तरह से कहें तो जनस्वराज की अलग दवाई रखी जा सकती है। ये विषय हैं जिसपे जनस्वराज अपनी पूरी ताकत से लड़े होते जिला वासियों को की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हम लोग करते हैं। वो इस बैठक का उद्देश्य होगा। आप सभी लोग आए, धन्यवाद। इसके बावजूद इस बैठक के बाद भी अगर किसी तरह का कोई संशय या कोई सवाल रह जाएगा तो टीम के साथी आप लोग से जुड़े हुए हैं या हम लोग वहाँ पे उपलब्ध है, हम लोग व्यक्तिगत रूप से बैठ के बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, मैंने जो प्रेजेंट है उनकी सूची तो हमारे लोगों के पास है ही, जानकारी में हम लोग एकदम हर एक व्यक्ति को हम लोग चेहरे, नाम, पैसा, घर, एड्रेस, मोहल्ला सबसे पहचानते हैं। कई लोगों से कई बार बात हो चुकी है। जी ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक छोटी रिक्वेस्ट, आप लोग जहाँ बैठे रहें, एक फोटो हम लोग कर लेते हैं। आप सभी को हम लोग भेज देंगे। जी जहाँ बैठे रहें, हम लोग यहाँ से खड़े होकर फोटो खींच लेंगे। आप सब लोगों की तस्वीर हो जाएगी। बिल्कुल देखिएगा, आ जाइए ना वरुण भाई, इधर आइए। सुनिए, थोड़ा पीछे कर लिए तो वो भी आ जाएगा ट्रेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1
वैसे हम लोग भेज देंगे आप सारे लोगों को फोटो ये। चले अब यात्रा हम लोग की वो बहुत जरूरी है। और एक आग्रह है आप लोगों से, कल मतलब अभी पदयात्रा हमारी यहीं से शुरू होगी 1 घंटे के अंदर। आप में से जितने भी लोग इस पदयात्रा में साथ चलना चाहें चल सकते हैं। तब तक यहाँ पे छांव विश्राम की व्यवस्था भी है, आप लोग यहाँ बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे भैरवगंज की तरफ जी। ये बड़े से शिविर में भोजन की भी व्यवस्था है, आप में से जितने लोग भोजन करना चाहें भोजन कर सकते हैं। और आधे घंटे बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। पदयात्रा आधे घंटे में शुरू होगी। आप में से जितने साथी चलना चाहें पदयात्रा में साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।